बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। फर्स्ट ईयर कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंटिंग के रिलेटेड एक और नई वीडियो लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो पिछले टॉपिक से ही रिलेटेड है, यानी कि जनरल। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, जनरल अकाउंटिंग से रिलेटेड एक इंतहाई अहम तरीन टॉपिक है। अगर आपने इस टॉपिक को, जिसका नाम है जनरल स्ट्रॉन्ग कर लिया, मजबूत कर लिया, अपनी बेस मजबूत बना ली, तो आगे के कई चैप्टर्स में आपको इंशाल्लाह ताला हेल्प मिलने वाली है। जनरल अगर आपका मजबूत हो गया, जनरल लेजर में भी आपको हेल्प मिलेगी, आपको कैश बुक में हेल्प मिलेगी, आपको पेटी कैश बुक में आपको हेल्प मिलेगी, बैंक रिकंसिलिएशन की जो एडजस्टिंग एंट्रीज है वहाँ आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ ही हेल्प खत्म नहीं होती, बल्कि जब आप पूरा सेक्शन सी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टॉपिक लेकर आएंगे, उसके अंदर भी एडजस्टिंग एंट्रीज हैं, रिवर्सिंग एंट्रीज हैं, ओपनिंग एंट्रीज हैं। इन सारे टॉपिक्स के अंदर जो है वो आपको हेल्प मिलने वाली है। शर्त क्या है कि आपका जनरल मजबूत होना चाहिए, और अगर खुदा न खास्ता जनरल आपका कमजोर रह गया तो याद रखिएगा जगह जगह आपके लिए मसाइल ही मसाइल हैं। और वो मसाइल सिर्फ फर्स्ट ईयर की हद तक नहीं है, सेकंड ईयर, बीकॉम, बीबीए, एमबीए, किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आपको लाजमी उन मसाइल का सामना करना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप हमारी इस बात को दिमाग में रखते हुए इस टॉपिक को अपनी बेस जो है इंशाल्लाह मजबूत बनाने की कोशिश करेंगे। आज का जो हमने आपके लिए सवाल हमने स्टार्ट कर रहे हैं वो 2014 का प्राइवेट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट ईयर कॉमर्स से रिलेटेड ये सवाल है, अकाउंट से रिलेटेड। देखते हैं आज के सवाल को हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सवाल के अंदर एक नजर डालते हैं। सवाल के अंदर क्या लिखा हुआ है? मिस्टर अकबर जो कि ओनर है, कारोबार के मालिक हैं, स्टार्टेड इस बिजनेस, अपना बिजनेस आगाज कर रहे हैं। जरा डेट देखिए, कौन सी डेट को? जनवरी 1, 2014, यानी कि 2014 का जब साल शुरू हो रहा है तो इन्होंने कारोबार का आगाज किया। बाय इन्वेस्टिंग कैश इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। इतना 90,000 रुपए, 90,000 कैश इन्वेस्ट करने के साथ साथ इक्विपमेंट भी लेकर आ गए हैं, और इक्विपमेंट की वर्थ यानी कि इक्विपमेंट की कीमत स्टूडेंट्स कितनी है? 50,000 रुपए। उसके बाद मजीद जुमला है, ड्यूरिंग द मंथ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन फॉर कंप्लीटेड। ये सारी ट्रांजेक्शन जो है वो इसी महीने के अंदर, यानी कि जनवरी के महीने के अंदर उस ऑर्गेनाइजेशन के ओनर ने, जिसका नाम क्या है मिस्टर अकबर, उसने परफॉर्म की है। सबसे पहले तो याद रखिएगा, बाद स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, यहाँ से डेट देखते हैं और यहाँ से एंट्रीज बनाना शुरू कर देते हैं, और ऊपर वाले पैराग्राफ को लिफ्ट ही नहीं कराते। और याद रखिएगा बाद पैराग्राफ के अंदर भी एक ट्रांजेक्शन मौजूद होती है, जैसे कि इसमें ट्रांजेक्शन मौजूद है, आपको इसकी भी एंट्री बनानी पड़ेगी। नहीं बनाएंगे तो नंबर कटेंगे। बताइएगा डेट क्या है? 2014 है, जनवरी 1 है। यहाँ हमने राइट साइड के ऊपर एक स्पेसिमेन पहले से बना दिया ताकि आपको हेल्प मिले। मिस्टर अकबर लिख दिया आपने, उसके नीचे लिखा आपने जनरल क्या चीज है? जनरल एक ऐसा जनरल होता है जिसके अंदर आप जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं। उसका स्पेसिमेन आपके सामने है, डेट है, पर्टिकुलर्स लिखे या डिस्क्रिप्शन लिखे, एक ही बात है। पोस्ट रेफरेंस का पूरा कॉलम खाली जाएगा, और डेबिट और क्रेडिट। बताएं सबसे पहले डेट क्या डालेंगे? तो 2014 डालेंगे, और 2014 के साथ साथ जनवरी की आप डालेंगे 1। अगर सवाल के अंदर फर्ज करें ईयर मौजूद नहीं है तो जनवरी 1 वाली लाइन ऊपर चली जाएगी और 2014 गायब हो जाएगा। फिलहाल 2014 की पूरी लाइन आप खाली छोड़ देंगे। बताएं क्या क्या मालिक ने इन्वेस्ट कर दिया? एक तो कैश लेकर आया है, कैश की रकम बताएं 90,000 रुपए। और कैश क्या होता है? एक एसेट अकाउंट होता है, एसेट में इजाफा हो रहा है, और जब भी ओनर मालिक जो है कारोबार के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है तो कैश उसका बढ़ जाता है। रूल आप अप्लाई करेंगे डेबिट और क्रेडिट का। रूल क्या होता है? कैश आपका एसेट अकाउंट है, एसेट में इजाफा हो रहा है क्योंकि कारोबार के अंदर कैश आ रहा है, एसेट में इजाफा डेबिट होता है। साथ साथ स्टूडेंट बताइएगा और क्या चीज लेकर आ रहा है मालिक? इक्विपमेंट लेकर आ रहा है। इक्विपमेंट की नेचर क्या होती है? इक्विपमेंट की नेचर भी एसेट होती है। एसेट कारोबार में आ रहा है, यानी इक्विपमेंट भी बढ़ रहा है। कितने से बढ़ रहा है? 50,000 रुपए से। इन दोनों का टोटल कराएंगे, 90,000 और 50,000 कितना बनता है? 1,40,000 रुपए। 1,40,000 रुपए से मालिक का सरमाया भी बढ़ रहा है। मालिक का नाम क्या है? अकबर कैपिटल, अकबर, और फिर आगे कैपिटल लगा देंगे। उसके नीचे हम नरेशन लिखेंगे, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ वेरियस एसेट्स। वेरियस का मतलब होता है एक से ज्यादा। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसकी नरेशन लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ कैश एंड इक्विपमेंट, वो भी बिल्कुल स्टाइल सही है। और दूसरा स्टाइल हो सकता है टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ वेरियस एसेट्स। बताएं हमने इस
पूरे अमल के अंदर, पूरे प्रोसेस के अंदर क्या काम किया, बोले हमने एक एंट्री उसके हमने रिकॉर्ड कर दिया। किस तरह से रिकॉर्ड कर दिया, ईयर लिखा, जनवरी 1 लिखा, कैश एसेट है और इक्विपमेंट भी एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट होता है, हमने डेबिट कराया, और मालिक का सरमाया जो है वो बढ़ रहा है, सरमाया जब भी बढ़ता है उसको हम क्रेडिट करवाते हैं। एक दो बातों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि बढ़ाते हुए बहुत सारे स्टूडेंट्स की गलतियां सामने आती हैं। याद रखिएगा, डेबिट हमेशा आपको पीछे से लिखना है और क्रेडिट हमेशा आपको आगे से लिखना है। क्रेडिट जो आगे से लिखना है, जिस तरह इंग्लिश के अंदर एक पैराग्राफ, नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं, बिल्कुल इस तरीके से जरा सी जगह छोड़ने के बाद क्रेडिट की रकम लिखी जाएगी, एक बात। दूसरी बात, डेबिट की रकम हमेशा पहले लिखी जाएगी, क्रेडिट की रकम हमेशा हमेशा बाद में लिखी जाएगी। तीसरी बात, हर एंट्री के नीचे नरेशन लाजमी लिखनी है। जो जुमला है इसको हम नरेशन कहते हैं अकाउंटिंग की जबान में। नरेशन नहीं लिखेंगे तो नंबर आपके पेपर में काटे जा सकते हैं। एग्जामिनर पर डिपेंड करता है काटता है या नहीं काटता, लेकिन आमतौर पर एग्जामिनर आपके नंबर थोड़े से डिडक्ट कर सकता है, लिहाजा नरेशन जरूर लिखेंगे आप। नरेशन लिखने के बाद ये जो लाइन आप खींचते हैं, ये लाइन हमेशा आपको पेंसिल से खींचनी है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये सारी लाइन आपको पेंसिल से खींचनी है। डेट, पर्टिकुलर्स, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट, क्रेडिट, कंपनी का नाम और जनरल ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है, मगर ये सारा काम आप ब्लू पेन से करेंगे। जब आप नरेशन लिख देंगे, लाइन भी खींच देंगे, उसके बाद एक लाइन आप ड्रॉप करेंगे। स्टूडेंट, जो हमारे पास सेकंड ट्रांजैक्शन है वो जनवरी की 5 तारीख को है। जनवरी की 5 तारीख को जरा बोर्ड को जरा स्टडी करिएगा और अनसॉर्ट पेपर मेथड आपके पास ओपन होना चाहिए। जनवरी के 5 को लिखा हुआ है परचेज मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज परचेज कर रहे हैं ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट लिखा हुआ हो या ऑन अकाउंट लिखा हुआ हो, दोनों का एक ही मतलब है, यानी कि उधार पे आप खरीद रहे हैं। कितने की खरीद रहे हैं, 50,000 रुपए की खरीद रहे हैं। किससे खरीदा, फ्रॉम आसिम ट्रेडर्स। इसका मतलब वो आसिम ट्रेडर्स आपके लिए सप्लायर कहलाएगा। सप्लायर से आपने माल खरीदा, उधार पे खरीदा, 50,000 रुपए का खरीदा। और जब भी हम मर्चेंडाइज खरीदते हैं, मर्चेंडाइज क्या होती है, हर वो चीज जिसको इस नियत से खरीदा जाए कि आगे जाके आप उसको बेच देंगे। पहले खरीद रहे हैं फिर बेच देंगे। मर्चेंडाइज खरीदें, गुड्स खरीदें, स्टॉक खरीदें, सबका एक ही मतलब है, और उधार पे आपने खरीदा है। ऑन क्रेडिट, ऑन अकाउंट का एक ही मतलब है। बताएं कितने का माल खरीदा, 50,000 का। और डेट बताइएगा क्या है, जनवरी की 5। एक लाइन आपने ड्रॉप कर दी, जनवरी की 5 तारीख को आप लिखेंगे परचेजेस डेबिट। परचेजेस क्या चीज है, मर्चेंडाइज जो आपने खरीदा है। कितने का खरीदा, उधार पे 50,000 रुपए। परचेजेस आपके पास डेबिट में आ जाएगा और अकाउंट पेबल आपके पास चला जाएगा क्रेडिट साइड के ऊपर। जानबूझ के एक लाइन यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, और लाइन क्यों ड्रॉप कर रहा हूँ उसकी रीजन अभी बताता हूँ आपको। अकाउंट पेबल क्रेडिट में जाएगा। और जरा ये भी बताइएगा किससे खरीदा हमने, आसिम ट्रेडर्स से माल खरीदा है। डैश करके आप छोटा सा यहाँ पे लिख देंगे आसिम ट्रेडर्स। अगर सप्लायर का नाम मौजूद है तो नाम लिखा जाएगा, और नाम मौजूद नहीं है तो नाम नहीं लिखा जाएगा। क्या किया अभी हमने, मर्चेंडाइज परचेज किए हैं, परचेजेस आपने डेबिट करा दिया और अकाउंट पेबल को क्रेडिट करा दिया, क्योंकि लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है और लायबिलिटी जब भी बढ़ती है क्रेडिट साइड पे जाती है, क्योंकि इंक्रीज इन लायबिलिटी है, क्रेडिट होती है रूल्स के मुताबिक। और परचेजेस अकाउंट डेबिट में चला गया 50,000। मैंने लाइन क्यों ड्रॉप की है उसकी रीजन अब बताता हूँ आपको, क्योंकि ट्रांजेक्शन में मजीद कुछ लिखा हुआ है। ट्रांजेक्शन जरा पढ़ते हैं, एंड पेड, और आपने पे भी कर दिया। कितने पैसे, 2,000 रुपए फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन इट, यानी कि जो आपने माल परचेज किया है 50,000 रुपए का, वो माल जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आए तो 2,000 रुपए आपने रास्ते का किराया भी पे कर दिया। बताएं ट्रांसपोर्टेशन की नेचर क्या होती है, जो 3 काम आपको करने हैं, हेड ऑफ अकाउंट, नेचर और फिर रूल। बताएं ट्रांसपोर्टेशन की नेचर क्या होती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपेंस होता है। क्यों, क्योंकि जब आपने रास्ते का किराया पे किया ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्सपेंस कहलाएगा। बताएं जब 2,000 रुपए आपने पे कर दिए तो आपकी कंपनी का एक्सपेंस बढ़ रहा है या कम हो रहा है, जवाब है एक्सपेंस बढ़ रहा है। एक्सपेंस बढ़ता है तो रूल के मुताबिक क्या करा देंगे, डेबिट। लिहाजा मैंने इसीलिए लाइन छोड़ी थी ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस डेबिट। रकम बताइएगा कितना है, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस आपने पे कर दिया 2,000 रुपए, लिहाजा 2,000 रुपए यहाँ पे डेबिट हो जाएगा। बताइए अभी पे का वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है आपके पास से पैसा जा रहा है, लिहाजा कैश जो है वो क्रेडिट में जाएगा। कितना कैश क्रेडिट में जाएगा, 2,000 रुपए। ये बात याद रखिएगा, डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल हमेशा हमेशा बराबर आना चाहिए। ऊपर देखिएगा 90,000 और 50,000 बनता है 140, 140 बराबर है। इधर टोटल करें 52,000 और 52,000 बराबर है। नरेशन इसकी आप लोग खुद अपने तौर पे लिख लीजिएगा। तो रिकॉर्ड परचेज मर्चेंडाइज ऑन क्रेडिट एंड पेड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। टाइम और जगह बचाने के लिए यहाँ पे मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूँ। एक लाइन फिर ड्रॉप करेंगे,
जनवरी की 5 के बाद आ जाएंगे जनवरी की 7। पढ़ते हैं 7 जनवरी को क्या हो रहा है। सोल्ड मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज इस दफा हम बेच रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं। पहले हमने खरीदा था, इस दफा हम बेच रहे हैं। इस दफा भी हमने उधार पे ही माल बेच रहे हैं। कितने का बेचा? 16,000 रुपए का। एंड फॉर कैश, और हमने कैश पे भी माल बेचा। कितने का? 15,000 रुपए का। टू मिस्टर खालिद। इसका मतलब ये हुआ आपकी कंपनी का नाम का जो इनके ओनर है कंपनी का, वो कौन है? मिस्टर अकबर। मिस्टर अकबर ने जनवरी की 5 के बाद 7 तारीख को क्या किया? माल को बेचा। कितने का बेचा? उधार पे बेचा उसने, देखें 16,000 रुपए का, और कैश पे उसने बेचा 15,000 रुपए का। दोनों का प्लस करवा ले, ये बनता है 31,000। 31,000 का जब माल बेच दिया तो याद रखिएगा, लास्ट लेक्चर में अंदर मैंने आपको बताया था कि जब भी मर्चेंडाइज आप खरीदते हैं तो परचेजेस डेबिट होता है, जैसे हमने ऊपर कराया। लेकिन जब भी मर्चेंडाइज हम बेचते हैं तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करवाते हैं। सेल्स की नेचर क्या होती है? रेवेन्यू, और रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। जब भी माल बेचेंगे तो वो क्रेडिट में जाएगा। लेकिन मुझे बताएं, कैश पे कितने का बेचा आपने? 15,000 रुपए। कैश में आपके पास आएगा? बिल्कुल आएगा। कैश में क्या इजाफा है? बिल्कुल इजाफा है। रूल क्या कहता है? रूल कहता है कि जब भी कैश यानी कि एसेट अकाउंट आपका बढ़ेगा, आप उसको डेबिट करवाएंगे। बताएं कैश कितने से बढ़ रहा है आपका? 15,000 रुपए से बढ़ रहा है। बताएं कैश के अलावा आपने क्या कुछ माल उधार पे भी बेचा है? जवाब है यस। ऑन अकाउंट ऑन क्रेडिट का एक ही मतलब है। उधार पे आपने बेचा 16,000 रुपए का। जब भी आप किसी पार्टी को उधार के ऊपर माल बेचते हैं तो आपका यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का एक एसेट बढ़ता है। कौन सा एसेट बढ़ता है? उस एसेट का नाम क्या है? उस एसेट का नाम है अकाउंट रिसीवेबल। रिसीवेबल हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें उस पार्टी से पैसे लेने हैं, क्योंकि हमने उधार पे बेचा। पता है कितने का माल उधार पे बेचा? 16,000 रुपए का। तो अकाउंट रिसीवेबल आपका जो एसेट अकाउंट है, एसेट अकाउंट में इजाफा हो रहा है। और अकाउंट रिसीवेबल या कोई सा भी एसेट जब भी बढ़ता है आप उसको क्या कराते हैं? डेबिट करवाते हैं। अकाउंट रिसीवेबल आपका एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है। अच्छा, हमने माल किसको बेचा है? ये हमने माल बेचा है मिस्टर खालिद को, तो डैश करके खालिद लिख दिया जाएगा। रकम कितनी है? 16,000 रुपए। बताइएगा सेल्स के अंदर 15,000 जाएगा या 16,000 जाएगा? तो जवाब आपका बिल्कुल सही है। अगर आप ये समझ रहे हैं और सोच रहे हैं कि सेल्स के अंदर दोनों की रकम प्लस होके जाएगी और वो बन जाएगी 31,000 रुपए। सेल्स की नेचर क्या होती है? सेल्स की नेचर याद रखिएगा, रेवेन्यू होती है। रेवेन्यू में इजाफा हो रहा है। रेवेन्यू में इजाफा भले आप कैश में माल बेचें तब भी होगा, रेवेन्यू में इजाफा भले आप उधार में माल बेचें तब भी होगा। एज अ सेल्स में दोनों क्यों आपने प्लस करके रकम लिख दी। नरेशन बताएं क्या होगा? टू रिकॉर्ड सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन कैश एंड ऑन अकाउंट। ऑन क्रेडिट भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। जनवरी की 7 के बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखते हैं, जनवरी की 15। जरा पढ़िएगा जनवरी की 15 को क्या कहा जा रहा है। जनवरी की 15 को कह रहे हैं रिसीव्ड अ चेक। चेक आपने रिसीव किया। कितने का रिसीव किया? 15,000 रुपए का रिसीव किया फ्रॉम मिस्टर खालिद। मिस्टर खालिद से रिसीव किया। पहला मेरा सवाल आपसे, खालिद साहब ने आपको चेक क्यों दिया? खालिद के आपके कोई फुकीजात भाई हैं, खालिदात भाई हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मतलब खालिद साहब अगर आपको चेक पे कर रहे हैं या चेक इशू कर रहे हैं तो यकीनी तौर पर खालिद को आपने माल बेचा होगा, तभी खालिद उसकी पेमेंट के लिए आपको चेक दे रहा है। जरा चेक करें कि क्या खालिद को आपने कुछ माल उधार पे बेचा था? जवाब है बेचा था। कितने का बेचा था स्टूडेंट्स? 16,000 का बेचा था। कब बेचा था? जनवरी की 7। 16,000 रुपए का खालिद को जो माल बेचा था उधार पे, उसके एवज में खालिद की तरफ से 15,000 रुपए का चेक मिल रहा है, पूरे 16 का नहीं मिल रहा। बताएं ऐसा क्यों हो रहा है? खालिद साहब 1,000 रुपए कम क्यों दे रहे हैं? आगे लिखा हुआ है इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। खालिद का अकाउंट 16,000 रुपए से क्रेडिट हुआ था। एंट्री में भी चेक कर सकते हैं कि खालिद साहब जो है वो यहाँ पर क्रेडिट में जा रहे हैं 16,000 रुपए से। खालिद जो वो पेमेंट कर रहा है वो कितनी कर रहा है? 15,000 रुपए कर रहा है। क्यों कर रहा है? इसलिए क्योंकि खालिद को माल बेचते हुए आपने ये बात कही थी कि अगर खालिद साहब विद इन डिस्काउंट पीरियड के अंदर पेमेंट अगर कर देते हैं तो आप यानी कि मिस्टर अकबर खालिद को डिस्काउंट देंगे। चूंकि मिस्टर अकबर को पैसा जो मिल रहा है वो डिस्काउंट पीरियड के अंदर मिल रहा है, लिहाजा मिस्टर अकबर जो है वो सामने वाली पार्टी को 1,000 रुपए डिस्काउंट के तौर पे छोड़ देंगे। जब छोड़ देंगे तो मिस्टर अकबर की बुक्स में याद रखिएगा सेल्स डिस्काउंट के तौर पे वो रिकॉर्ड होगा। क्यों सेल्स डिस्काउंट? क्योंकि जो हमने माल बेचा था उस बेचने वाली रकम के ऊपर हम सामने वाले को डिस्काउंट दे रहे हैं। जब हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारे लिए ये कहलाएगा सेल्स डिस्काउंट। मतलब हमारे लिए अगर सेल्स डिस्काउंट कहलाएगा तो सेल्स डिस्काउंट की नेचर क्या है?
बोलेंगे सेल्स डिस्काउंट जो होता है वो कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। कॉन्ट्रा माने अपोजिट। किसका कॉन्ट्रा अकाउंट होता है? सेल्स का। सेल्स कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? क्रेडिट साइड के ऊपर। और सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट दोनों जो है वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? डेबिट साइड के ऊपर, क्योंकि ये कॉन्ट्रा अकाउंट है सेल्स का। बताएं स्टूडेंट्स, हमको जनवरी की 15 तारीख को जो चेक मिल रहा है कितने का मिल रहा है? 15,000 का। क्या ये चेक हमने बैंक में जमा कराया? इस बारे में भी आपको बता चुका हूँ कि अगर चेक आप बैंक में जमा करवा देते हैं तो बैंक डेबिट होता है, लेकिन अगर चेक आपने जमा ना करवाया हो तो फिर आप कैश को डेबिट करवाते हैं। क्यों कैश डेबिट होता है? क्योंकि अभी बैंक में जमा नहीं हुआ वो चेक। बताए कैश आपका एसेट है, एसेट में इजाफा हो रहा है 15,000 से, और 1,000 रुपए आप अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे सेल्स डिस्काउंट। सेल्स डिस्काउंट याद रखिएगा, सेल्स का कॉन्ट्रा अकाउंट है। सेल्स खुद जो है वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होती है, सेल्स रिटर्न और सेल्स डिस्काउंट दोनों डेबिट पर रिकॉर्ड होता है। सेल्स रिटर्न क्यों बोलना? क्योंकि वो भी एक अलग कॉन्ट्रा अकाउंट है कि जो माल बेचते हैं उसके बाद माल जो वापस आ जाता है उसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। दोनों को प्लस करवाएं, ये बनता है 16,000। 16,000 से आप क्रेडिट करवा देंगे क्या चीज? अकाउंट रिसीवेबल। और अकाउंट रिसीवेबल डैश करके आप लिख देंगे खालिद। इसका मतलब क्या हुआ? नरेशन इसकी क्या हो जाएगी? टू रिकॉर्ड रिसीव्ड चेक। चेक आपने रिसीव किया एंड डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट आपने सामने वाली पार्टी को पे कर दिया। एक खास बात तवज्जो के काबिल ये है कि अकाउंट रिसीवेबल डेबिट में गया था 16,000 से, और यहाँ पे चेक करिएगा अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट में भी गया 16,000 से। इसका मतलब ये हुआ कि खालिद का जो अकाउंट था 16,000 रुपए का, जो कि आपको खालिद से पैसे लेने थे, वो खालिद का अकाउंट क्रेडिट पे चला गया, क्योंकि अब खालिद साहब आपको मजीद कोई रुपया मजीद पे नहीं करेंगे। जिसमें उन्होंने पे कितना किया? टोटल 15, और 1,000 रुपए का उन्होंने डिस्काउंट हासिल कर लिया। उनके लिए रेवेन्यू के तौर पर ट्रीट होगा और आपके लिए एक्सपेंस के तौर पर ट्रीट होगा। जनवरी के 15 के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, जनवरी की 20। कहते हैं पेड बाय चेक। चेक के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप खुद कौन है? अकबर पेमेंट कर रहे हैं। कितनी? 49,500। किसको पे कर रहे हैं? आसिम ट्रेडर्स को। ऊपर जरा चेक करिएगा कि क्या आसिम ट्रेडर से जनवरी की 5 तारीख को आपने माल खरीदा था? जवाब है बिल्कुल खरीदा था। कितने का? 50,000 रुपए का उधार में खरीदा था। बताएं इस मरतबा आप आसिम ट्रेडर्स को पेमेंट कितनी कर रहे हैं? 49,500 की पेमेंट कर रहे हैं। बताएं सोचकर, अभी जो हमने काम किया था जस्ट उसका रिवर्स काम हो रहा है। आपने यानी कि अकबर ने 50,000 रुपए का माल उधार पे खरीदा, उसके एवज में वो पेमेंट कितनी कर रहे हैं आप लोग? 49,500। और जब भी फुल सेटलमेंट का वर्ड लिखा हुआ होगा, इधर भी फुल सेटलमेंट लिखा है, ऊपर भी फुल सेटलमेंट लिखा हुआ है। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है फुल पेमेंट, यानी कि अकाउंट मुकम्मल तौर पे नील होने जा रहा है, जीरो होने जा रहा है। बताएं आपने माल खरीदा था कितने का? 50,000 रुपए का। पेमेंट आप कितनी कर रहे हैं? 49,500। इसका मतलब ये हुआ आपको 500 रुपए का डिस्काउंट हासिल हो रहा है। जब ये डिस्काउंट आपको हासिल हो रहा है तो ये आपके लिए कराएगा परचेज डिस्काउंट। परचेज डिस्काउंट याद रखिएगा कॉन्ट्रा अकाउंट है किसका? परचेजेस का। परचेजेस कहाँ पे रिकॉर्ड होता है? डेबिट पर। तो परचेज डिस्काउंट ये वो कहाँ रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट साइड पर। एक बात हो गई। बताएं आपने उनको पेमेंट कितनी की है? 49,500 की। आपने उन्हें कैश दिया या चेक दिया? आपने उन्हें चेक दिया। अगर आपने उन्हें चेक दिया तो इसका मतलब क्या हुआ कि पैसा आपके अकाउंट से निकल जाएगा, बैंक अकाउंट से। बैंक में बताएं इजाफा होगा या कमी? जवाब है बैंक में कमी हो जाएगी, क्योंकि पेमेंट हो रही है। इट मीन्स दैट 49,500 से बैंक आपका क्रेडिट में जाएगा और 500 रुपए से परचेज डिस्काउंट भी क्रेडिट में जाएगा। ये दोनों चीजें अगर क्रेडिट में जा रही हैं तो बताएं डेबिट में क्या जाएगा? आप बोलेंगे डेबिट में अकाउंट पेबल जो पूरा 50,000 से डेबिट होने वाला है। बताइए अकाउंट पेबल डेबिट में क्यों गया? क्योंकि आपके सर पे लायबिलिटी चढ़ी हुई थी आसिम ट्रेडर्स की। कितने की? टोटल 50,000 रुपए की। और आसिम ट्रेडर्स को आपने पेमेंट कर दी। जब भी आप पेमेंट करेंगे लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। लायबिलिटी में कमी क्या होता है? डेबिट होता है। और क्रेडिट का क्या करवा देंगे आप? एक तो आप बैंक करवाएंगे 49,500 से। स्टूडेंट्स अगर आपने चेक इशू ना किया होता बल्कि आपने कैश दिया होता तो बैंक की जगह यहाँ पे कैश आ जाता। 500 रुपए क्या लिखेंगे आप? 500 रुपए लिखेंगे परचेज डिस्काउंट, यानी कि जो माल आपने खरीदा था उस खरीदे हुए माल के ऊपर इस मरतबा आपको डिस्काउंट हासिल हो रहा है। नरेशन क्या हो जाएगी? टू रिकॉर्ड पेमेंट टू द सप्लायर एंड अवेल्ड डिस्काउंट।
डिस्काउंट आपने हासिल कर लिया। डेट क्या होगी? जनवरी की 20 तारीख। उसके बाद फिर आप एक लाइन खींच देंगे। जनवरी की 20 के बाद आपके पास जनवरी की 25 तारीख को एक और ट्रांजेक्शन आ रही है। पढ़ते हैं 25 जनवरी को क्या कह रहे हैं, जब तक ये मैं आपको रब कर देता हूं। 25 जनवरी को जरा चेक करिएगा ट्रांजेक्शन के अंदर क्या कह रहे हैं आपसे। 25 जनवरी को आपसे कह रहे हैं कि डिपॉजिटेड द चेक, चेक आप जमा करवा रहे हैं इन द बैंक, बैंक के अंदर जमा करवा रहे हैं, रिसीव्ड ऑन जनवरी 15। गौर करने की बात है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट नहीं लिखी हुई है। अमाउंट जो नहीं लिखी हुई है उसकी रीजन क्या है कि जनवरी की 15 ऊपर जाइए, जनवरी के 15 को आपने एक चेक रिसीव किया था, कितने का? 15,000 रुपए का। क्या ये चेक जमा करवा दिया था? हमने कहा जमा नहीं करवाया था। 15 तारीख को जब हमने रिसीव किया था, 15 तारीख का ये चेक हम जमा कब करवाने हैं? 25 जनवरी को। इसका मतलब ये हुआ, ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, जनवरी की 25 तारीख को, यानी कि ये एंट्री इस वाली एंट्री के नीचे बनेगी जो कि हम ऊपर बना रहे हैं, क्योंकि वहां पे जगह समझने खत्म हो गई। 25 जनवरी को जब ये चेक बैंक में जमा करवा देंगे तो बैंक में क्या इजाफा हो जाएगा? जी हाँ, इजाफा हो जाएगा। बैंक आपका एसेट होता है, एसेट में इजाफा डेबिट होता है। रकम बताइएगा कितने का हमने चेक रिसीव किया था? चेक हमने रिसीव किया था 15,000 रुपए का। क्रेडिट में क्या चला जाएगा आपका? कैश क्रेडिट में जाएगा। नरेशन इसकी क्या लिख देंगे? टू रिकॉर्ड डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक। एक चीज आपको मैं समझाता चलूं कि जब आपने जनवरी की 15 तारीख को जो चेक रिसीव किया था, वो रिसीव किया था 15,000 रुपए का, और ये चेक आपने उसमें बैंक में जमा नहीं करवाया था। हर वो चेक जो रिसीव कर लिया जाए लेकिन बैंक में जमा ना हो, उसको आप रिकॉर्ड करते हैं कैश के नाम से। क्यों? क्योंकि बैंक में जमा नहीं हुआ। जमा हो जाता तो बैंक डेबिट होता, जमा नहीं हुआ तो कैश डेबिट। कितने से? 15,000 से। अब ये चेक आपने 10 दिन के बाद 25 जनवरी को जब बैंक में जमा करवाया तो बैंक में आपने करवाया डेबिट। क्यों? क्योंकि बैंक में इजाफा हो रहा है और बैंक आपका एसेट है, एसेट में इजाफा डेबिट होता है। और ये जो कैश है इसको उठा के आपने देखें क्रेडिट कर दिया। रकम चेक कर लें, वही है सेम 15,000 15,000। इट मींस दैट व्हेन द चेक will be deposited into the bank, then you will always debit bank account while the cash account will always be credited. And this cash is not actually cash. This cash is actually your check, which was received on January 15. Agree? Now we are going to next transaction, that is January 30. 30 जनवरी को देखें क्या कह रहा है। मिस्टर अकबर, कौन है मिस्टर अकबर? कारोबार के ओनर है। क्या कर रहे हैं? परचेज अ मोबाइल फोन, एक सेल फोन या मोबाइल फोन खरीद रहे हैं फॉर हिज पर्सनल यूज। पर्सनल यूज अंडरलाइन कर लीजिएगा। पर्सनल यूज का दूसरा नाम होता है प्राइवेट यूज, जाती इस्तेमाल के लिए। पर्सनल यूज बोले, प्राइवेट यूज बोले, एक ही बात है। मतलब पैसा कहां से हासिल कर रहे हैं? क्या इन्होंने चेक इशू किया है, बैंक से पैसा निकाला है? जवाब है जी नहीं। फ्रॉम हिज बिजनेस कैश, कारोबार का जो कैश है 5,000 रुपए, छोटा सा मोबाइल फोन जो है लिया हुआ इन्होंने नोकिया का, 5,000 रुपए का इन्होंने बिजनेस के कैश में हाथ लगाया और मिस्टर अकबर ने एक मोबाइल फोन परचेज कर लिया। बताएं स्टूडेंट्स, क्या मोबाइल फोन के नाम से हम रिकॉर्ड कराएंगे? जवाब है मोबाइल फोन के नाम से कभी भी रिकॉर्ड आप नहीं करवाएंगे। क्वेश्चन है भाई मोबाइल फोन के नाम से रिकॉर्ड क्यों नहीं करवाएंगे? आप बोलेंगे मोबाइल फोन उसने अपने जाती इस्तेमाल के लिए खरीदा है। जब भी आप जाती इस्तेमाल के लिए 1 रुपया भी अपने कारोबार से निकाल लेते हैं उसका नाम होता है ड्राइंग्स। लिहाजा आप ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करवाएंगे। रकम बताइएगा कितने का मोबाइल फोन है? 5,000 रुपए का मोबाइल फोन है। बताइए ड्राइंग्स जो आपने डेबिट करवाया, डेट भी चेक कीजिए, जनवरी की 30 है। बताइए स्टूडेंट्स, अगर हमने ड्राइंग्स को तो डेबिट करवा दिया, कैश क्रेडिट में जाएगा या बैंक क्रेडिट में जाएगा? अगर आपने चेक इशू किया होता तो यकीनन बैंक क्रेडिट में जाता, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस के कैश को उसने हाथ लगाया है, यानी कि ऑफिस के दौरान में से 5,000 रुपए निकाल लिए, लिहाजा क्रेडिट करवाएंगे कैश। कैश आपका एसेट अकाउंट है और एसेट में हो रही है कमी, लिहाजा नरेशन क्या हो जाएगी? टू रिकॉर्ड विड्रू कैश फ्रॉम, या फ्रॉम की जरूरत नहीं है, आंसर लिख सकते हैं, टू रिकॉर्ड विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। मुनासिब है। जनवरी की तीसरी बात, लास्ट ट्रांजेक्शन हम आज के इस सवाल की भी और हमारे वीडियो लेक्चर की भी क्या कहते हैं? जनवरी कहते हैं पेड रेंट। आपने रेंट पे कर दिया। बताए रेंट जो आपने पे कर दिया यानी कि किराया पे किया इन एडवांस। एडवांस का मतलब होता है कि आपने पहले से पे कर दिया। किसको पे कर दिया? किसी पार्टी को पे कर दिया।
बताएं कैश पे किया है या किसके थ्रू पे किया? जवाब लिखा है बाया चेक, यानी कि आपने चेक इशू किया। कितने का चेक इशू किया? 10,000 रुपए का इशू किया फॉर ऑफिस बिल्डिंग। इसका मतलब वो एक ऑफिस की बिल्डिंग है आपकी, जहां पर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका आप किराया अदा कर रहे हैं। और एडवांस का मतलब होता है आप पहले से पे कर रहे हैं। हर वो चीज जिसको आप पे कर दें एडवांस में, पहले से, अकाउंटिंग की जबान में हम उसको कहते हैं प्रीपेड। PREPAID। प्री माने पहले से, पेड माने अदा कर दिया। प्रीपेड का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि आपने पहले से पे कर दिया। और अकाउंटिंग ये कहती है कि हर वो चीज जो एडवांस में आप पे करते हैं वो आपका एसेट होता है। बताएं जब मैं फर्ज करें इस जगह पढ़ता हूँ और मैं पढ़ने की हैसियत से, स्टूडेंट की हैसियत से मैं एडवांस में अगर पैसे पे कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या कहलाएगा? प्रीपेड कहलाएगा। और सामने वाली ऑर्गेनाइजेशन के लिए या इंस्टीट्यूट के लिए क्या कहलाएगा? अनअर्न्ड कहलाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी जो है वो सर्विसेज मुझे नहीं दी है। बताएं मेरे पास एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी? अगर मैं स्टूडेंट हूँ, प्रीपेड मेरे पास डेबिट होगा और कैश मेरे पास से क्रेडिट हो जाएगा। कब? जब मैं कैश पे कर रहा हूँ। फिलहाल मैंने चेक इशू किया है, लिहाजा प्रीपेड डेबिट होगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा। बताएं प्रीपेड के साथ आप नाम क्या लिखेंगे? प्रीपेड के साथ आप नाम लिखेंगे जो चीज सवाल में मौजूद है। अगर सवाल के अंदर रेंट कह रहा है तो प्रीपेड आप रेंट लिख देंगे। अगर सवाल में एडवर्टाइजिंग लिखा होता, प्रीपेड एडवर्टाइजिंग लिख देते। अगर सैलरी लिखा होता तो प्रीपेड सैलरी लिख देते। प्रीपेड आपका एसेट है, एसेट में इजाफा है और एसेट में इजाफा होता है डेबिट। रकम चेक करिएगा 10,000 रुपए। प्रीपेड आपका डेबिट हो गया। और बताएं कैश क्रेडिट होगा या बैंक क्रेडिट होगा? जी हाँ बिल्कुल सही, बैंक क्रेडिट होगा। बैंक आपका एसेट है, एसेट में कमी हो रही है। डेट आप डालेंगे जनवरी की 31। नरेशन लिख देंगे टू रिकॉर्ड पेड रेंट इन एडवांस। एडवांस आपने रेंट पे कर दिया। रिक्वायरमेंट भी चेक कर लेते हैं। प्रीपेड जनरल एंट्रीज एंट्रीज आपको रिकॉर्ड करनी थी, जो हमने सारी की सारी जनरल एंट्रीज ना सिर्फ रिकॉर्ड की बल्कि आपको इन डिटेल इस हद तक हम समझा सकते थे, आपको हमने समझाया ताकि बेसिक आपके कंसेप्ट जो है इस चैप्टर से रिलेटेड वो इंशाल्लाह ताला स्ट्रॉन्ग हो सके। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अनसॉल्व पेपर्स के जो सवाल आप सॉल्व कर सकते हैं अपने तौर पे सॉल्व करें। मजीद इंशाल्लाह ताला इसी चैप्टर से रिलेटेड नई वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो काइंडली इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करवाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो इस टॉपिक के अंदर परेशान रहते हैं। वीडियोस को ना सिर्फ हमारी शेयर करवाएं, लाइक करें, कमेंट्स के अंदर लाजमी तौर पे कुछ ना कुछ लिखा करें ताकि हमें पता चल सके कि हमारे इन वीडियो लेक्चर से आप किस हद तक फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है, इस हमारे चैनल के ऊपर आप नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अगले वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर, अपने दोस्त इजाज़त दीजिए। सर अली अहमद को अल्लाह हाफिज़।